आज व्यू 360 में अमेरिका से दुनिया भर में फैलने वाली मी टू की मुहिम के 2 सालों में खवातीन के लिए क्या बदला। पाकिस्तान में सोलर ट्यूब वेल से बिजली की बचत और किसान की आसानी, फिर एतराज किस बात पर। और जानिएगा कि आम लाइब्रेरी में दस्तयाब हैरी पॉटर जैसी अदबी किताबें बाज अमेरिकी स्कूलों में बैन क्यों। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। दुनिया भर में जारी मी टू मूवमेंट को अब 2 बरस पूरे होने को हैं। इस मूवमेंट का सबसे नुमाया असर ये हुआ कि अपने ऊपर जिनसी जुल्म के खिलाफ दुनिया के हर हिस्से से खवातीन की आवाज़ें सामने आईं। लेकिन इससे बढ़कर ये मुहिम क्या हासिल कर पाई। आज के प्रोग्राम में हम इसी का जायज़ा लेंगे और ख़ुसूसन पाकिस्तान और भारत में मी टू की मूवमेंट के असरात पर बात करेंगे। I think there is a Me Too backlash. It has provided a way for women to collectivize their stories. जो इम्पैक्ट हमें उस सोसाइटी पर नज़र आया, उसका बिल्कुल ऑपोजिट इम्पैक्ट मैं ये कहूँगी कि हमें पाकिस्तान में नज़र आया है। हमारे यहाँ औरत आज भी खामोश करवा देने के लिए बहुत ही आसान हदफ है। मी टू मूवमेंट का आगाज़ 2 साल पहले अक्टूबर के महीने में हॉलीवुड से हुआ, जब कैमरे के पीछे और सामने काम करने वाली कई खवातीन हॉलीवुड के कामयाब प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन के हाथों जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात के साथ सामने आईं। इस केस ने तो जैसे बरसों के बंद ही तोड़ डाले हों और हॉलीवुड से कई मकबूल अदाकारों के खिलाफ जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात सामने आने लगे। लेकिन हार्वी वाइनस्टीन के साथ क्या हुआ। इस वक्त हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ खवातीन के साथ जिनसी बदसलूकी के 5 संगीन इल्ज़ामात पर मुकदमा चल रहा है। गुज़िश्ता बरस गिरफ्तारी के बाद अब वो $1 मिलियन के एवज़ ज़मानत पर हैं और अपने खिलाफ तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हैं। मी टू मूवमेंट का असर पाकिस्तानी माशरे पर कैसा रहा। क्या घर से बाहर मुलाजमत करने वाली पाकिस्तानी औरत को खुद से रवा रखे जाने वाले रवैयों में तब्दीली देखने को मिली। क्या इस मुहिम ने अपनी आवाज़ उठाने का हौसला दिया उन्हें। जानने की कोशिश की हमने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली चंद खवातीन से। I know that I can be taken care of at some point in time. ठीक है, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, मी टू का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेरी आवाज़ को एक रिकग्निशन देगा और मुझे अपने आप को छुपाना नहीं पड़ेगा। मतलब छुपाना से मतलब ये अपने प्रॉब्लम्स को छुपाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म आउट देयर। कंप्लेंट करना, वो फिर उसमें लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो बहुत ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड है और आम लोग जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम एजुकेटेड लोग भी इसको अप्रोच नहीं करते। उनका ख्याल होता है कि एक लीगल कल्चर यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिससे वजह से वेमेन जो एंट्री है लीगल कल्चर में वो प्रॉब्लमेटिक है। कंप्लेंट करेंगे, उसका कोई क्विक सोल्यूशन नहीं होगा। पहले तो डिस्करेज किया जाता था, ख़वातीन ही आपको डिस्करेज करती थी कि आपको कोई इशू है तो चुप कर जाएं, बर्दाश्त करें, इग्नोर कर दें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस मूवमेंट के बाद अब ये है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और लोग आपको सपोर्ट करने वाले भी हैं। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जिस केस ने हेडलाइंस में जगह बनाई वो था गुलकारा मीशा शफी का। उन्होंने सिंगर अली ज़फ़र पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई के बाद अली ज़फ़र और मीशा शफी केस में मीशा की दरख्वास्त खारिज कर दी, मगर बेशतर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की जानिब से इस केस की कवरेज पर माहिरीन सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अदालती फैसला आने से पहले ही बेशतर चैनल्स ने अली ज़फ़र को बेकसूर पेश किया, जिससे ये सवाल भी उठता है कि आखिर मीडिया में काम करने वाले ऐसे केसेस की कवरेज में कितने हसास या ट्रेंड है। मी टू मूवमेंट ने क्या मीडिया या सहाफ़त में काम करने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन की ज़िंदगी आसान बनाई। जब ये पाकिस्तान के अंदर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला तो वो पूरी की पूरी जो मुहिम थी वो सेलिब्रिटीज़ के गिर्द घूम गई। एक हाई प्रोफाइल केस और उस एक हाई प्रोफाइल केस की वजह से हुआ ये कि इस मुहिम को बहुत नुकसान पहुंचा पाकिस्तान के अंदर। वो लोग जो बोलना चाहते थे, वो लोग जो आवाज़ उठाना चाहते थे, नाइंसाफ़ी पर बात करना चाहते थे, शायद उनको एक कदम पीछे हटना पड़ा है। पाकिस्तान में स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि जब ख़वातीन ने उठकर हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन्होंने कानूनी कार्रवाई का भी सामना किया, यहाँ तक के केसेस भी जीते हैं, लेकिन उसके बाद
उनके लिए स्पेस ख़त्म हो गई, वो वापस उस न्यूज़ रूम में नहीं जा सकी हैं। मैं आज भी सड़क पर निकली और आज भी मैंने वही जुमले सुने जो शायद मुझे लगता था कि अब लोग नहीं कहते होंगे कि क्या स्टाइल है, लड़की का बाहर निकलना और किसी मर्द का उसको ये कहना, ये हरासमेंट नहीं है क्या? और अगर है तो इसका मकसद है कि जहाँ फिर मेरा वही बात आ जाएगी कि जहाँ मुझे मैसेज देना था मी टू के थ्रू इनसाइड पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से दिस, वी आर फेल इन इट। अगर भारत की बात करें तो सन 2018 में भारत में मी टू मूवमेंट ने जोर पकड़ा। अदाकारों और ख़वातीन सहाफ़ियों ने अपने साथ होने वाली मुबैना ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठाई, मगर बेशतर केसेस में इल्ज़ाम लगाने वाली ख़वातीन को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इल्ज़ाम की जद में आने वाले चंद मर्दों को तो नौकरी से निकाला गया, मगर बेशतर की रेपुटेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आइए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारी साथी रुतुल जोशी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। रुतुल, ये बताइए कि मी टू मूवमेंट के आने के बाद से वो कौन से अहम अदालती केसेस थे जो भारत में नुमाया रहे और उनके नताइज क्या थे? देखिए, अगर हम कुछ बड़े हाई प्रोफाइल केसेस की बात करें रम, तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगी कि एक वजीर की कुर्सी गई, एक जाने माने डायरेक्टर को अपनी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी से हाथ धोना पड़ा, एक बड़े ऑथर को पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी, और इसके साथ साथ हमने कई और जगह देखा कि बहुत सारे लोगों को पब्लिक में आकर इस बात को फेस करना पड़ा कि उन पर एक बड़ा इल्जाम, एक संगीन इल्जाम लगाया गया है। दो बड़े जो केसेस थे, जैसे नाना पाटेकर जो कि एक जाने माने हिंदी फिल्मों के एक्टर हैं, उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया था। तनुश्री दत्ता ने जो इल्जाम लगाया, 10 साल पुराना केस उन्होंने उठाया जब मी टू मूवमेंट शुरू हुआ हॉलीवुड में। उस मामले को अगर हम देखें तो अभी तक पुलिस को कोई भी ऐसा आई विटनेस अकाउंट नहीं मिला है तनुश्री दत्ता के फेवर में जो नाना के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाए। दूसरी तरफ अगर हम एमजे अकबर को लें, जो कि वजीर भी थे इंडिया में हुकूमत में, उनके ऊपर जर्नलिस्ट प्रिया रमानी ने इल्जाम लगाया, उसके बाद उनकी कुर्सी तो चली गई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक डेफेमेशन केस फाइल कर दिया प्रिया रमानी के ऊपर, और अगर इस डेफेमेशन केस को वो हार जाती हैं तो खुद प्रिया रमानी को 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा एक मशहूर कॉमेडियन थे जिनको अपना यूट्यूब पर उनका जो शो चलता था वो बंद हो गया। तो बहुत मिला जुला सा असर रहा है। कुछ बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आए, लेकिन उनके कुछ ऐसे नतीजे आए कि एक केस को सुन के 100 लोग डर के पीछे हट जाएं, ऐसा भी नहीं हुआ है। रितुल, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि मिला जुला रुझान रहा मी टू मूवमेंट को लेकर, तो क्या कहिएगा कि भारत में ख़वातीन के लिए दफ्तरों में काम करना या घरों में या माशरे में मुश्किलात किसी हद तक कम हुई हैं? देखिए, मुश्किलात एक हद तक इसलिए कम हुई हैं क्योंकि अगर हम भारत में देखें तो लड़कियों का जो पढ़ाई लिखाई का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, और बहुत ही तेजी से बहुत ज्यादा नंबर्स में लड़कियां निकलकर, औरतें निकलकर बाहर काम कर रही हैं। लेकिन आज भी अगर कोई भी दिक्कत किसी औरत को होती है, स्पेशली सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी, तो पूरा का पूरा ओनस उसके ऊपर होता है कि वो ये बताए कि वो उस हालात में क्यों पहुंची, उसके कपड़े कैसे थे, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी किन लोगों से दोस्ती है, वो किस वक्त पर घर से बाहर आती जाती है। तो पूरा का पूरा जो कैरेक्टर पे जो सवाल उठाए जाते हैं वो आज भी खवातीन या लड़कियों पर ही उठाए जाते हैं। ये शायद एक बहुत डीप रूटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी होने का नतीजा भी हो सकता है राम, लेकिन इतना जरूर है कि मी टू मूवमेंट के बाद एक डायलॉग, एक कॉन्वर्सेशन इस पर शुरू हुआ है, और अब बहुत सारी लड़कियां, मैं खास तौर पर जो यंग लड़कियां हैं उनको देखती हूँ कि वो इस बारे में बात करने से अब डरती नहीं है। कम से कम उन्हें इतनी हिम्मत है कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां वो बोल सकती हैं। दूसरी बात ये भी है कि कई बार जब वो सामने आती हैं तो जबरदस्त ट्रोलिंग होती है, उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं और उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए जाने लगते हैं। थैंक यू सो मच रुतुल जोशी हमारे साथ थी दिल्ली से, और हम बात कर रहे थे भारत में मी टू मूवमेंट के क्या असरात हुए और वहाँ पर ख़वातीन के लिए ज़िंदगी दफ्तरों या माशरे में आसान हुई या नहीं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस रुतुल। 2 साल पहले जब हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ जिनसी इल्ज़ामात सामने आने के नतीजे में मी टू मुहिम का आगाज़ हुआ, तो इल्ज़ाम की जद में आने वाले बाज़ मर्दों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस सूरत हाल के बाद एक अवामी राय के जायज़ों पर मबनी सर्वे में पता चला है कि ऐसे मर्द मैनेजर्स की तादाद में इजाफा हुआ है जो ख़वातीन के साथ काम करने से ही घबराना शुरू कर दिया है। तफसील इस रिपोर्ट में।
मीटू मुहिम के सिलसिले में किए जाने वाले एक सर्वे में शामिल 41% मर्दों ने कहा कि वो किसी भी ऐसी मीटिंग से हिचकिचाते हैं जहां वो किसी खातून के साथ तन्हा हों, और हर 5 मर्दों में से 1 से जायद ने कहा कि अब काम के बाद समाजी मेल मिलाप की तकारीब में खवातीन को शामिल न करें। न्यूयॉर्क में क्राइसिस मैनेजमेंट फर्म की एक कंसल्टेंट देविया तैमन के लिए ये नताइज हैरान कुन नहीं हैं। I think there is a Me Too backlash. मैं समझती हूँ कि मीटू का एक रद्द-ए-अमल सामने आया है और मेरा नहीं ख्याल कि ये रद्द-ए-अमल संजीदा नौयत का है और बरकरार रहने वाला है। मेरा ख्याल है कि मीटू अब हमेशा रहेगी। तब्दीली एक तकलीफ दे अमल होता है। जाहिर है तब्दीली कहाँ लोग इतनी जल्दी कबूल करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कानून की प्रोफेसर एलिटी जॉनसन मी टू को तब्दीली की एक जबरदस्त ताकत समझती हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई मजबूत तहरीक है जिसने वाकई जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने और जिनसी ज्यादतियों के वाकयात पर तवज्जो मरकूज कराई है, और इसने खवातीन को अपनी कहानियां इज्तिमाई तौर पर बयान करने का एक जरिया फराहम किया है। कई दफा लोग अलग से बयान किए जाने वाले वाकयात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब आप बार बार ऐसे वाकयात को सुनते हैं तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वो ठोस मसाइल हैं जिन पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। नेशनल विमेन लॉ सेंटर के मुताबिक जब से मीटू तहरीक मंजरियाम पर आई है, 15 अमरीकी रियासतों ने अक्टूबर सन 2017 से मुलाजमीन को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने और जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक से बचाने के लिए नए कवानीन मंजूर किए हैं। जॉनसन और तैमन दोनों ने हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पैनल डिस्कशन में शिरकत की। उनके साथ शैली ओरिया भी शामिल थीं, जो मीटू से मुंसलिक वाकयात पर किताब भी मुरत्तब कर चुकी हैं। इंटरनेट बहुत ताकतवर जरिया है। ये हमें बहुत कुछ करने के लिए तैयार करता है और फिर वो सब कुछ हकीकी जिंदगी में अमल पजीर हो जाता है। तब्दीलियाँ हकीकी जिंदगी में आनी चाहिए। कवानीन में, काम की जगहों में, खवातीन की तनख्वाहों में और सड़कों पर खवातीन के तजुर्बात में तब्दीली लाने के लिए जरूरी है कि तब्दीली हकीकी दुनिया में आए। तब्दीली लाने में लिटरेचर का किरदार हो सकता है क्योंकि किताब हकीकी दुनिया में मौजूद होती है। रिटायर्ड अटॉर्नी रॉबर्ट ओयमैक कहते हैं कि मीटू ने उन्हें इस बारे में शऊर दिया है कि कुछ खवातीन क्यों अपने करियर को ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रख सकी थीं। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि वो किन हालात में और किसके साथ तन्हा हैं, और मुझे वाकई हैरत होती है कि लोग क्यों खवातीन को अकेले में बुलाते हैं और फिर उनके आने की तवक्को भी करते हैं। अगरचे अभी ये अंदाजा लगाना कबल अज़ वक्त है कि मीटू का तवीलुल मियाद असर क्या होगा। तैमन कहती हैं कि ये तहरीक एक पेंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है और इसका कोई इख्तिताम नहीं है। डोरा मैकवार के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद को बुरी कारकर्दगी की वजह से पीसीबी ने हटा दिया है कप्तानी से। ये खबर की तफसील जानने के लिए आइए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, पता है facebook.com/voa-urdu, हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को आइंदा बरस फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रखने का ऐलान किया है। FATF का अहम इजलास आज फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हुआ। इजलास के बाद FATF के हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रहेगा और इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचने के लिए फरवरी 2020 तक का वक्त दिया गया है। इस वक्त हमारे साथी असदुल्ला खालिद पेरिस में मौजूद हैं, जो कि इस इजलास की खुसूसी कवरेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। असद, सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान को क्या होमवर्क दिया गया है? अब की बार पहले के मुकाबले में कितनी सख्ती से पाकिस्तान से निपटा गया है? पहला होमवर्क ही पूरा नहीं हुआ पाकिस्तान का, तो उस हवाले से पहले होमवर्क को ही रीइंफोर्स किया गया है। टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो फंड्स हैं उनको खास तौर पे कहा गया है कि देखा जाए वो किस तरह से रूट होता है पैसा और कहाँ तक जाता है, उसका ट्रैक नहीं रखा जा रहा। उसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात की गई कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो शिकें हैं वो भी अभी तक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकी। अवेयरनेस की बात की गई कि अवेयरनेस जो है वो प्रॉपर अथॉरिटीज को नहीं है, और सबसे बढ़ के जो केसेस बन रहे हैं उनमें आगे एग्जीक्यूशन तक जो है, प्रोसिक्यूशन वीक है, एग्जीक्यूशन उनकी नहीं हो पा रही, तो उस पर काफ़ी हद तक जो है वो कंसर्न शो किए गए हैं। 10 पॉइंट्स FATF ने रेज किए हैं जिसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है, उनकी ट्रांसफर से लेके हर तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उसके हवाले से कंसर्न शो किए गए हैं कि उनको किस तरह से लेके चला जाए। पाकिस्तान ने
سخت وارننگ دی گئی ہے پاکستان کو اس حوالے سے کہ فروری 2020 تک پاکستان جو ہے وہ ریمیننگ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنی پوری کرے، اور ان کو پورا کرنے کے بعد ہی پاکستان کو شاید اس کے بعد وائٹ لسٹ میں ڈالا جا سکے گا. لیکن جو آج ٹون ہمیں نظر آئی اور جس طرح کا جو اس وقت میٹنگ میں پریس بریفنگ میں جو چیزیں سامنے آئیں، اس سے کافی حد تک پاکستان کو ایک سیریس قسم کی وارننگ جو ہے وہ یہاں سے پاس آن کی گئی ہے. اسد اللہ خالد، آپ پیرس میں موجود ہیں FATF کی کوریج کے لیے. یہ بتائیے کہ ایران کو جیسے بلیک لسٹ کیا گیا ہے تو دیگر گرے لسٹ میں شامل ملکوں کے لیے کیا فیصلہ ہوا؟ ارم، ایتھوپیا اور سری لنکا، ٹیونیزیا، یہ 3 ممالک ایسے تھے جو پاکستان کے ساتھ گرے لسٹ میں تھے. ان تینوں کو گرے لسٹ میں سے نکال دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برازیل کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے. کچھ حد تک ایران کا، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایران کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے، اور انہی ایشورنسز اور اسی طرح کی لینگویج یوز کی گئی اس پریس کانفرنس میں، جس میں کہا گیا کہ ایران نے بھی ہمیں ہائی لیول پہ ایشورٹیز دی تھیں FATF کو، لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل درآمد چونکہ نہیں ہو سکا، تو اس لیے ہم ایران کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کر رہے ہیں. اور اس سے آنورڈ جو ہے سرٹنلی فائنینشیل سسٹم ایران کا کافی حد تک سفر کرے گا، جو کہ آلریڈی کافی حد تک بروکن سسٹم ہے. ٹیونیشیا، سری لنکا اور ایتھوپیا جو کہ اس سسٹم کے تحت اور ٹیکنیکلی اپنی ریکوائرمنٹس پورا کر کے یہاں سے نکلے ہیں، گرے لسٹ سے نکلے ہیں، دے آر ان ٹو دی وائٹ لسٹ. اور پاکستان کے لیے بھی اسی طرح کی شاید ایک جو تجزیہ کار اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اسی پیٹرن پہ کام کر کے پاکستان بھی باہر آ سکتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے ابھی لانگ ٹرم پالیسیز کے حوالے سے کویسچن مارکس اپنی جگہ پہ موجود ہیں. مختصراً بتائیے گا، کیا پاکستان کے وفد سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی یا وہ پریس کانفرنس میں دکھائی دیے؟ پریس کانفرنس سے پہلے ہی پاکستانی وفد تو شاید 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی پاکستانی وفد جو حماد اظہر جس کی قیادت کر رہے تھے، ایمبیسڈر جو فرانس میں ہیں پاکستان کے، وہ ان کے ساتھ تھے. وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے اس وینیو کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے پھر سے منع کیا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمنٹ دینے سے. انہوں نے کہا جو بھی کمنٹس آئیں گے جو پریس کانفرنس سے آئیں گے اسی پہ ہم ریلائی کریں گے اور اسی چیز کو آگے ٹیک اپ کیا جائے گا. لیکن آفیشیلی پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی سانس نہیں دیا گیا. اسد اللہ خالد، پیرس سے ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان، اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان میں پانی کا سب سے زیادہ استعمال اور ضیاع زراعت کے شعبے میں ہوتا ہے. سولر ٹیوب ویلز بجلی کی بچت اور کسان کے لیے سہولت، لیکن زیر زمین پانی کی سطح کم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بن رہے ہیں. کیسے؟ تفصیل جانتے ہیں لاہور سے سمر خان کی اس رپورٹ میں. رخسانہ صوبہ پنجاب کی تحصیل دیپال پور سے ملحقہ ایک گاؤں میں کسان ہیں. انہوں نے اپنے کھیت میں لگے ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر چلانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ بجلی یا ڈیزل پر چلنے والا پیٹر انجن مہنگا پڑ رہا تھا. اچھے طریقے نال سکون نال پانی لاواں تے نہ کسے پوچھنا پرتیت نہ بتی وال. جے 1-2 دفعہ بل نہ ترے تو پرچہ کروا دیندے نے، ویسے پھر زبان تا پیچھے ٹریا پھرید. یعنی بجلی نہ استعمال کرنے سے پیسہ تو بچ رہا ہے، مگر پانی کتنا استعمال ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں. دیپال پور کے کسانوں میں شمسی توانائی کا منصوبہ اخوت فاؤنڈیشن نے سال 2018 میں متعارف کرایا. 8 سے 9 لاکھ روپے مالیت کا سولر سسٹم کسانوں کو آسان اقساط پر فراہم کیا جاتا ہے. اکثر ایسے ہوتا تھا کہ جب یہ دھان کی فصل ہے نا، جو جب تیار ہوتی تھی پانی نہیں ہوتا تھا، سوکھ جاتی تھی. اب یہ سولر ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خرچہ تو ہے نہیں. جو ہم نے ڈیزل پہ خرچ کرنا تھا وہی پیسے رکھتے جائیں تو ہماری قسط نکلتی آسانی سے، اور ہم نے اس کو قسطیں ادا کر دینی. قسطیں دینے کے بعد ہمیں بالکل وہ ایسر تو موجود ہے.
वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुआवन खसूसी बराए इतलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने जून में सोलर ट्यूबवेल्स के मंसूबे को मुल्की सतह पर फैलाने का ऐलान किया। पंप और ट्यूबवेल जो डीजल पे चलते थे उनको हम सोलर में कन्वर्ट करें। ज़राअत के शोबे में शमसी तवानाई की आमद से किसानों के माली हालात बेहतरी की जानिब आ रहे हैं, लेकिन इस तरीक़ा कार को महकमा ज़राअत पंजाब की हिमायत हासिल नहीं, क्योंकि पानी का बेदरेग इस्तेमाल इसके बड़े नुकसानात में से एक है। पाकिस्तान में 1951 में 5600 क्यूबिक मीटर फीकस पानी दस्तयाब था, जो कम होकर अब 800 क्यूबिक मीटर फीकस रह गया है। माहिरीन कहते हैं कि मुफ्त पानी की दस्तयाबी इसकी बचत की राह में बड़ी रुकावट है। सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल नहीं करना चाहिए। अगर ये करना है तो फिर इसको ड्रिप इरिगेशन के साथ कपल करें, वो एज ए पावर, क्योंकि वहीं पे आपको डिस्चार्ज बहुत कम चाहिए, 7-8 LPS लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज, जबकि ट्यूबवेल का डिस्चार्ज तकरीबन 35 से 40 लीटर पर सेकंड होता है। महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक पानी के इस्तेमाल से मुतल्लिक कानून ना होने के बाइस वो किसी को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते, लेकिन हुकाम के मुताबिक ड्रिप इरिगेशन को आम करने और इसके साथ शमसी तवानाई से चलने वाले ट्यूबवेल जोड़ने पर काम किया जा रहा है, ताकि किसान के पास बरसों बाद भी ज़मीन सैराब करने के लिए पानी मौजूद हो। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, दीपालपुर। पाबंदी का शिकार या बैन की गई किताबों का हफ्ता हर साल मुनक्किद होता है उस वक्त अमेरिका में जब बहुत से बच्चे नया तालीमी साल शुरू करते हैं। इस मौके के एजाज़ में मकामी लाइब्रेरीज हैरी पॉटर या द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन और सैकड़ों दीगर नॉवेल्स के इज्तिमाई मुताले का अहतमाम करती हैं। इनमें से बहुत सारी किताबों को अदबी समझे जाने के बावजूद स्कूल की कुछ लाइब्रेरीज में इन पर पाबंदी क्यों आयद है, तफसील इस रिपोर्ट में। Get up from there, I say. Okay, Mom. ये रिचर्ड राइट के नावल नेटिव सन का एक इक्तिबास है। ये 20 साला बिगर थॉमस की कहानी सुनाता है, जो 1930 की दिहाई में शिकागो में गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाला एक सिया फॉर्म नौजवान था। ये किताब 1940 की दिहाई के अवाइल में शाया हुई थी, लेकिन 1970 की दिहाई में रियासत न्यू हैम्पशायर ने इस किताब पर पाबंदी आयद कर दी थी, क्योंकि इसमें नाजेबा अल्फाज और तशद्दुद का जिक्र शामिल है। एक दिहाई के बाद इसे मुतादिद स्कूल्स और लाइब्रेरी से भी हटा दिया गया। इस दिन अलेक्जेंडरिया शहर के मेयर जस्टिन विल्सन एक मकामी लाइब्रेरी में इसे पढ़ रहे हैं। मैं इन किताबों की फहरिस्त देख रहा था जिन पर हमारे मुल्क में पाबंदी आयद है। मैं जानता हूँ कि हमारे स्कूलों में जिनमें मैं पढ़ा हूँ वहाँ कुछ मखसूस किताबों पर पाबंदी लगाने के लिए तहरीकें चल रही थीं, जिनका मकसद ये यकीनी बनाना था कि बच्चों की कुछ मखसूस किताबों तक रसाई ना हो। वॉल्ट व्हिटमैन की किताब लीव्स ऑफ द ग्रास फिक्शन की एक किताब थी जिन पर पाबंदी लगाई गई। इसे इंतहाई फहश समझा जाता था। इसके बाद मुतादिद रियासतों ने मार्क ट्वेन के एडवेंचर्स ऑफ हिकलबेरी फिन पर पाबंदी आयद कर दी। इनमें से बहुत सारी किताबों पर अब भी पाबंदी आयद है। कैचर इन द राय पर शाया होने के बाद से तकरीबन हर साल पाबंदी आयद की जाती रही है, और यहाँ तक कि पुरानी किताबें जैसे हैरी पॉटर अभी कैथलिक स्कूल की लाइब्रेरी से हटा दी गयी। यही वजह है कि मुतादिद मकामी लाइब्रेरियाँ बैन की गई किताबों के सरेआम मुताले का एहतमाम करती हैं। सैली बॉकम ने कैचर इन द राय का इंतखाब किया है। इन्हें स्कूल के जमाने से ही इस किताब से प्यार है। आप जानते हो, ये एक ऐसे नौजवान के बारे में किताब है जो दरअसल ज़हनी दबाव का शिकार है। वो अपने छोटे भाई से महरूम हो गया है और वो इसके सदमे से बाहर नहीं निकल सकता। इसमें बहुत सारी मुतनाज़े चीजें हैं, लेकिन हमें फिर भी इसे सेंसर नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा करने का हक नहीं है। हर एक को इंतखाब करने का हक है। आमतौर पर अमरीकी अदालतों ने अपने फैसलों में इस पर इत्तफाक किया है कि आज़ादी राय के हवाले से पहली तरमीम में पढ़ने की आज़ादी भी शामिल है। जूली टैबू के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। राय देने के लिए आइए facebook.com/view उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हैव अ ग्रेट वीकेंड। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये
देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।